हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम समझने जा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें आपको तीन केसेस दिए गए हैं, यानी कि तीन कंडीशंस के लिए हमको अल्फा बीटा गामा के बीच रिलेशन पता करने हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, चलिए एक बार शुरू से अच्छे से पढ़ते हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इतना हैज पहला नो सॉल्यूशन अर्थात कोई हल नहीं, दूसरा यूनिक सॉल्यूशन अर्थात एकमात्र यानी कि अद्वितीय हल, और तीसरा दिया है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो दोस्तों हमको बताना पड़ेगा कि अल्फा बीटा गामा के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि हमको ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हमको मिले। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं वो हमको पूरा यहाँ पे विस्तार से व्याख्या करनी है। जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन न केवल आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में बल्कि आगे चल करके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे उसमें भी आपको ये बहुत काम आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों एग्जाम में। अब ध्यान से सुनिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर फुल डिटेल्ड में वीडियोस बनाए जा चुके हैं हमारे चैनल पर, जिसमें आपको शुरुआत से एकदम बेसिक जानकारी से शुरू करते हुए, जिसमें हमने इतनी छोटी छोटी चीजों को भी समझाया कि भाई समीकरण किस टाइप से हमको दिए होंगे, समीकरण का सिस्टम कैसा होता है, कोफिशिएंट्स किनको बोलते हैं, अननोन क्वांटिटीज क्या है, कांस्टेंट क्या है, एगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, कौन कौन से विभिन्न केसेस हैं, तमाम जानकारियों सहित वीडियोस बनाए गए हैं। यहाँ तक कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए अलग वीडियो और होमोजीनियस सिस्टम के लिए अलग वीडियो तैयार है। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों। बस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको तुरंत उन सभी वीडियोस के लिंक लेक्चर क्रमांक के अनुसार आपको मिल जाएंगे दोस्तों, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। साथ ही साथ उन पर प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया गया है, ठीक है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन आज हम लोग समझ रहे हैं। सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगे। साथ ही साथ इसके पहले के जितने वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा हुआ है। अगर आप वो सारे वीडियोस देख लेते हैं तो आपको फिर कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स जबरदस्त तरीके से 3-4 वीडियो में अलग अलग तरीके से समझाया गया, मतलब कि डिटर्मिनेंट के मेथड से रैंक कैसे पता करें, एशेलॉन फॉर्म क्या होता है उस पर अलग वीडियो है, उसके मदद से रैंक पता कैसे पता करें। तो बहुत मजेदार टॉपिक से जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आप सभी को पता होगा, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि कौन से सिस्टम वाला है। ये ऑब्वियस सी बात है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स के रूप में, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स जो कि समीकरण के राइट साइड में है, दिए गए इक्वेशंस के राइट साइड है, वहां पे हमको नॉन जीरो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स जो हैं, ठीक है, जितने भी समीकरण दिए हैं उनमें जो सारे के सारे अगर कॉन्स्टेंट्स अगर जीरो हो जावे तो हम उस सिस्टम को फिर क्या कहते हैं, होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं। परंतु यहाँ पर हमको सारे के सारे जीरो हो ऐसा स्थिति नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए कैसा है, ये नॉन होमोजेनियस है, ठीक है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स ए कौन है, मैट्रिक्स एक्स कौन है, मैट्रिक्स बी कौन है, फिर एगमेंटेड मैट्रिक्स पता करेंगे, फिर उसी को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसमें ऑपरेशंस लगाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से बनेगा, तुरंत आप देखिएगा, बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। ये चलिए अपन बात करते हैं ए क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स अर्थात गुणांक अवयव। तो जैसे यहाँ पे गुणांक अवयव क्या बनेगा, देखो यहाँ पे जो आपके अननोन क्वांटिटीज हैं, या यूं कहिए कि जो वेरिएबल्स हैं, उनके सामने में जो लिखी हुई संख्या है वही गुणांक कहलाते हैं। जैसे कुछ न लिखा हो तो 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये हो गया ए। एक्स कौन है, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, एक्स वाई जेड अननोन है यहाँ पे। उसका बी कौन है, मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, जो कि यहाँ पे 1 डेल्टा और डेल्टा स्क्वायर दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आपको ये समझना है। अब हम क्या बनाते हैं, अब हम बनाते हैं एगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसमें ए और बी दोनों को लिखते हैं, ए के साथ बी को हम शामिल करते हैं। 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, फिर मैट्रिक्स बी को इसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से 1 डेल्टा डेल्टा स्क्वायर। ये देखो अब ये क्या तैयार हो गया,
ये तैयार हो गया एगमेंटेड मैट्रिक्स। चलिए दोस्तों, अब इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। हम कोशिश करेंगे इसको किस में बदलने की, एशेलॉन फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस यहाँ पे लगाने होंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, एशेलॉन फॉर्म आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर जाइए, आपको उसका लिंक भी, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उसमें एशेलॉन फॉर्म की शर्त क्या है कि हर नॉन जीरो रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट अपनी ऊपर वाली रो की फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट से राइट साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों को हमको जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाली जो रो है उसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट तो सबसे शुरुआत में ही है, तो उसके नीचे वाली रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट राइट साइड होना चाहिए। यहाँ जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों हमको जीरो करना पड़ेगा पूरा। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 इज चेंज बाय R2 माइनस। अब देखो कैसे जीरो करेंगे, ये 1 है ये अल्फा है, तो यहाँ अल्फा का गुणा करके अल्फा माइनस अल्फा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो R2 माइनस अल्फा R1, साथ ही साथ इसको जीरो करना है तो कैसे जीरो करेंगे, ये अल्फा स्क्वायर है यहाँ 1 है, तो अल्फा स्क्वायर का गुणा करेंगे ना तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर निपट जाएगा। तो R3 इज चेंज बाय R3 माइनस अल्फा स्क्वायर R1। ठीक है, R3, ठीक है, R3 माइनस अल्फा स्क्वायर R1। तो दोस्तों ये वाला ऑपरेशन अपन यहाँ लगाएंगे, जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो इस सेगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होगा। चलिए, फर्स्ट रो को अपन चेंज नहीं कर रहे हैं इसलिए जस्ट का तस आप उनको रहने दो। ठीक है, चलिए लगाइए R2 माइनस अल्फा R1, तो अल्फा गुणा करके करेंगे तो खत्म, यहाँ अल्फा गुणा करेंगे और R2 में से घटाएंगे तो बीटा माइनस अल्फा, ये बीटा माइनस अल्फा हो गया। फिर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अल्फा का गुणा कर रहे हैं ना, तो ये गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अपन अल्फा का गुणा कर रहे हैं तो डेल्टा माइनस अल्फा, ये ऐसा। ठीक, चलिए अब R3 के लिए हम क्या कर रहे हैं, अल्फा स्क्वायर का गुणा कर रहे हैं R1 में और R3 में से घटा रहे हैं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर जीरो हो जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का गुणा करें तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, कुछ इस तरह। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हो जाएगा ये आपका गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये ऐसा। और वैसे ही आपका हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। कहीं पर भी कोई डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। क्या ये एशेलॉन फॉर्म में बदल चुका है? नहीं बदला है। तो क्या करना, देखो क्यों नहीं बदला एशेलॉन रूप में भी, क्योंकि थर्ड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री सेकंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के ठीक नीचे है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एशेलॉन फॉर्म क्या कहते हैं, हर रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री अपनी ऊपर वाले रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के ठीक राइट साइड होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है इसको भी जीरो बनाना। तो इसको कैसे जीरो बनाएंगे, देखो ये क्या लिखा है, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर लिखा है। वास्तव में बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को अगर आप देखोगे तो वो है आपका बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है ना, ए प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर मतलब ये चीज। अब ऊपर में क्या लिखा है, बीटा माइनस अल्फा। तो सोचो अगर मैं इस पूरे रो में यानी R2 में अगर मैं बीटा प्लस अल्फा का पूरा गुणा कर दूं, तो यहाँ पे भी जब बीटा प्लस अल्फा का गुणा होगा, बीटा माइनस अल्फा पहले से, अगर बीटा प्लस अल्फा का गुणा हो जाएगा तो दोनों गुणा होकर क्या बन जाएंगे, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बन जाएंगे, और R3 में से फिर मैं उसको माइनस कर दूंगा तो ये वाला पूरा चीज जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर मतलब क्या होता है, बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा, जिसमें से बीटा माइनस अल्फा ऊपर दिख रहा है, बीटा प्लस अल्फा अगर यहाँ और दिख जाए तो फिर इसमें से इसको घटाने से वो कट जाएगा। तो क्या जरूरत महसूस हो रही है, R2 में बीटा प्लस अल्फा की गुणा करने की। ठीक है, उसके बाद R3 में से उसको माइनस करना है अपने को। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब हम जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वो क्या है, R3 इज चेंज बाय R3 माइनस बीटा प्लस अल्फा R2, यानी R2 में बीटा प्लस अल्फा का गुणा करके फिर R3 में से हम उसको माइनस कर रहे हैं। एक 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 जीरो बीटा माइनस अल्फा, उसके बाद यहाँ मिलेगा आपका गामा माइनस अल्फा। ठीक है दोस्तों, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा माइनस अल्फा, है ना भाई। और उसके बाद क्या हो जाएगा, चलिए अब आप घटाने का काम शुरू कीजिए। ये तो जीरो रहेगा, यहाँ पे आप बीटा प्लस अल्फा का जब गुणा करेंगे और नीचे वाले में से घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे क्या होगा देखो, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है, ये R3 का एलिमेंट है, माइनस करके आप क्या कर रहे हो, गामा माइनस अल्फा तो है ही ऊपर में, परंतु साथ में किसका गुणा कर रहे हो, बीटा प्लस अल्फा का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अब आप अगले लाइन लिखना है, मैट्रिक्स को थोड़ा सा अच्छे से बड़ा टाइप का बनेगा यहाँ पे। तो ये गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, अब इसको गुणा करो, गामा बीटा गामा अल्फा, उसके दोगा अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, और आपको यहाँ पे देखो बीटा बीटा कॉमन निकलेगा, यहाँ से गामा गामा कॉमन निकलेगा। तो गामा गामा यहाँ देखो, यहाँ से गामा गामा कॉमन, तो क्या बचेगा बताओ, गामा माइनस अल्फा बचेगा, और यहाँ से बीटा बीटा कॉमन निकलेगा। तो बीटा बीटा कॉमन निकलने के बाद क्या बचेगा दोस्तों, अल्फा माइनस गामा। तो ये अल्फा माइनस गामा बचेगा, लेकिन अगर मैं इधर माइनस कॉमन निकालूं तो गामा माइनस अल्फा बचेगा। फिर गामा माइनस अल्फा कॉमन, तो गामा माइनस बीटा का बचेगा, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे क्या बचेगा, गामा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा, ऐसा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से इसको मैं दूर लिखता हूँ। अब देखते हैं कि इधर क्या होगा, इधर कौन है दोस्तों, डेल्टा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, देखो रफ कार्य में, डेल्टा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस डेल्टा माइनस अल्फा, और इसके साथ गुणा में क्या हो रहा है, डेल्टा माइनस अल्फा के साथ अपन R2 पे क्या गुणा कर रहे हैं, बीटा प्लस अल्फा गुणा कर रहे हैं। तो क्या होगा बताओ, डेल्टा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस डेल्टा बीटा माइनस डेल्टा अल्फा, इस माइनस के कारण ये माइनस हो रहा है ना, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, देखो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर कटेगा। और फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ दोनों अपने को बीटा बीटा नजर आ रहा है, और यहाँ पे अपने को डेल्टा डेल्टा नजर आ रहा है। डेल्टा कॉमन निकलेगा, और डेल्टा कॉमन निकलने के पश्चात डेल्टा माइनस अल्फा, और यहाँ से माइनस बीटा कॉमन निकलेगा, तो डेल्टा माइनस अल्फा, तो डेल्टा माइनस अल्फा डेल्टा माइनस बीटा, ये ऐसा इस टाइप से मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब ये एशेलॉन फॉर्म में बदल चुका है दोस्तों, एशेलॉन फॉर्म में जब बदल चुका है ये, तो अब हमको यहाँ पे विभिन्न स्थितियों की चर्चा करनी होगी। ठीक है, अब विभिन्न स्थितियों की बात हम कैसे करेंगे, ध्यान से। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो तीनों सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, इनके लिए केसेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि हमारे पास, ठीक है ना भाई, अगर रैंक ऑफ ए जो है, ठीक है, अगर मान लीजिए रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स अगर ये बराबर होते हैं, और ये उतने ही होते हैं जितने की नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज है, तो सिस्टम होता है दोस्तों कंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम कंसिस्ट होने के लिए ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, भले ये दोनों चीजें n के बराबर हो चाहे ना हो, लेकिन ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो हमारा सिस्टम, दिया हुआ सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों बराबर होने के साथ साथ ये n के भी बराबर हैं, तब यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में सॉल्यूशंस किस टाइप का हो वो भी अपने को पता चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इससे सिस्टम कंसिस्टेंट, और ये दोनों बराबर होने के साथ साथ n के भी बराबर है, इसलिए सिस्टम कंसिस्टेंट होगा ही होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एंड सिस्टम कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि समीकरण निकाय संगत होगा और एकमात्र हल रखेगा, यानी कि अद्वितीय हल रखेगा। दूसरा केस क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए ये इसके बराबर ही नहीं है, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है, तो सिस्टम क्या होगा दोस्तों, इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, समीकरण निकाय असंगत होगा और कोई हल नहीं रखेगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं रखेगा अगर ये बराबर नहीं है तो। और अगर बराबर है तो आपको सभी को पता है कि सर ऐसी स्थिति में सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो अगर बराबर है इन दोनों का रैंक तो कंसिस्टेंट पहला वाला जैसा मिल रहा है, परंतु इसमें फर्क क्या है, अगर ये दोनों के रैंक बराबर है किंतु यदि ये n से कम है तो चलिए
ये दोनों के रैंक अगर बराबर है, किंतु अगर ये क्या है n से कम है, ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, ऐसी स्थिति n क्या है, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज, यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज कितनी, 3 है। तो ऐसी स्थिति में देखो समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा, अर्थात कंसिस्टेंट होगा। क्यों कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट होने के लिए जो जरूरी शर्त है वो ये है कि इन दोनों का रैंक बराबर होना। ठीक है, तो समीकरण निकाय संगत होगा। यहाँ पे भी समीकरण निकाय संगत है, कंसिस्टेंट यानी संगत, क्योंकि इन दोनों के रैंक बराबर है। किंतु यहाँ पे वो दोनों रैंक बराबर होने के साथ साथ वो n के बराबर है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे दोनों के रैंक बराबर है, इसलिए समीकरण निकाय संगत होगा, संगत अर्थात कंसिस्टेंट होगा। किंतु उन दोनों के रैंक n से अगर छोटे हैं तो समीकरण निकाय संगत तो है ही, लेकिन हलों की संख्या साथ साथ क्या होगी, अनंततः अनेक हल होंगे, अनंततः अनेक हल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर दोनों के रैंक बराबर नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट और उस समय कोई सॉल्यूशन विद्यमान नहीं होगा। तो अपने को देखना है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा के किन किन मानों के लिए यहाँ पे सिस्टम कैसे कैसे सॉल्यूशंस रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए सोचिए जरा, अगर मान लो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मान लो कि गामा जो है, पहला केस की बात चल रही है, अगर गामा अल्फा के बराबर भी नहीं है और गामा जो है अगर वो बीटा के बराबर भी नहीं है, ठीक है, गामा अगर अल्फा के बराबर नहीं है तो ये वाला फैक्टर जीरो नहीं होगा। अगर गामा सोचो अल्फा के बराबर हो जाता तो अल्फा माइनस अल्फा जीरो हो जाता ना भाई, अगर गामा की जगह अल्फा लिख सकते होते अपन, यानी कि गामा अगर अल्फा के बराबर होता तो यहाँ पे या देखो, दोनों में से अगर एक भी चीज होती, ठीक है, अगर मान लो गामा अल्फा के बराबर हो जाता या गामा अगर बीटा के बराबर हो जाता तो ये पूरी चीज जीरो हो जाती। परंतु अगर मान लो गामा न तो अल्फा के बराबर है, गामा न तो बीटा के बराबर है, ऐसी स्थिति में ये क्या होगा दोस्तों, ये वाला नॉन जीरो होगा, इधर चाहे वैल्यू कुछ भी हो। अपने को अब इसमें नॉन जीरो रो मिल गया ना, चाहे बात करो एक ही, चाहे बात करो पूरे एगमेंटेड मैट्रिक्स की, किसी भी रो में अगर कम से कम एक एलिमेंट भी हमको नॉन जीरो मिल रहा है तो वो पूरी की पूरी रो नॉन जीरो रो होती है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों ए का रैंक वो भी 3 हो जाएगा और एगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, उसका भी रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, सीधी सी बात है, अगर ये गामा ना तो अल्फा के बराबर ना तो बीटा के बराबर, मतलब ये नॉन जीरो एलिमेंट होगा, तो ये पूरी की पूरी रो क्या हो जाएगी, नॉन जीरो रो हो जाएगी। ये चाहे शून्य हो जाए चाहे ना हो जाए कोई मतलब नहीं है, कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट मिलने से मतलब है। इस स्थिति में एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है, ये नॉन जीरो रो, टोटल 3 नॉन जीरो रो, तो दोनों का रैंक 3, ठीक है ना भाई। और नंबर ऑफ अननोन भी कितने, 3 है। तो यहाँ पे अपने को कौन सा केस मिल रहा है, फर्स्ट केस यानी ये वाला केस मिल रहा है, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और यहाँ पे दोस्तों ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। ठीक है, सिस्टम कैसा सॉल्यूशन रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। तो हमको यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग पहले उसका रिजल्ट देख लिए, कोई बात नहीं, किसी भी रिजल्ट को पहले देखो, मेन होता है सही चीज हासिल करना, सही चीज, सही निष्कर्ष पर पहुंचना। तो दोस्तों सिस्टम क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन रखेगा इस स्थिति में। ठीक है, तो ये वाली स्थिति आप सदा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन कब रखेगा, जब गामा न तो अल्फा के बराबर गामा न तो बीटा के बराबर, और इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। तो अगर ए के टुकड़े को भी देखोगे तो ए में भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3, और पूरे एगमेंटेड मैट्रिक्स को भी अगर आप देखोगे, क्योंकि एगमेंटेड मैट्रिक्स के ही अगर ये एगमेंटेड मैट्रिक्स का ही तो एशेलॉन ग्रुप है ना भाई, इसी से कन्वर्ट करके आप लाए हो। ठीक है, ये उसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, जो बात आप इसके लिए कहोगे वास्तव में वो बात आप इसके लिए कह रहे हो। तो इसका रैंक क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप सब देख पा रहे हो कि इसका रैंक कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड केस की बात करते हैं। अब मैं इसको मिटाता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि गामा यदि हो जाए अल्फा के बराबर या फिर यदि गामा हो जाए बीटा के बराबर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि गामा यदि अल्फा के बराबर या फिर गामा यदि बीटा के बराबर हो जाएगा तो ये वाली चीज जीरो हो जाएगी। और साथ ही साथ हम एक एक और केस लिख रहे हैं कि भाई डेल्टा उधर वाला, यानी कि ये वाले फैक्टर की बात करें, डेल्टा न तो अल्फा के बराबर हो और डेल्टा न तो बीटा के बराबर हो, या आप यूं कहिए कि अल्फा बीटा डेल्टा तीनों एक दूसरे के बराबर ना हो। ठीक, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। तो ऐसी स्थिति में फिर ये वाली चीज जीरो नहीं होगी। ठीक है, साथ ही साथ है ना भाई, समझ में आ रहा है ना आपको, सीधी सी बात है कि भाई डेल्टा अगर अल्फा के बराबर नहीं है और डेल्टा बीटा के बराबर नहीं है, इसका मतलब अल्फा और बीटा भी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप इसको इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो,
हम यहाँ पे देखो ये दोनों फैक्टर को देखते हुए मैंने ये लाइन को लिखा कि भाई डेल्टा न तो अल्फा के बराबर हो, डेल्टा न तो बीटा के बराबर हो, मतलब किसी भी तरीके से ये वाली चीज जीरो नहीं होगी फिर, है ना भाई। देख लो आप, ये दोनों चीज अगर एक साथ सोचोगे कि डेल्टा ना तो अल्फा के बराबर है ना तो बीटा के बराबर है, मतलब ये चीज जीरो नहीं होगी, ये चीज नॉन जीरो होगी, ठीक है। किंतु अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गामा यदि अल्फा हो जाए या गामा यदि बीटा हो जाए, ठीक है, गामा इज इक्वल टू अल्फा या गामा इज इक्वल टू बीटा, अर्थात ये वाली चीज जीरो हो जाएगी। तो सोचो दोस्तों, अगर ये वाली चीज जीरो हो जाएगी तो फिर अगर ए वाले टुकड़े को आप देखो तो ए में ये जो एक रो तो पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज पे 2 हो जाएगा। तो ए का रैंक तो 2 होगा, परंतु एगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर पूरे मैट्रिक्स की बात करोगे ना तो चूंकि ये वाला एलिमेंट नॉन जीरो है इसलिए पूरी की पूरी रो जो है, अगर केवल ए के टुकड़े में देख रहे थे तो ये जीरो रो हो रही थी, लेकिन अगर पूरे मैट्रिक्स में देखोगे तो ये पूरी की पूरी रो नॉन जीरो रो हो जाएगी, क्योंकि ये नॉन जीरो एंट्री है, ठीक है। कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री होती है ना तो वो नॉन जीरो रो हो जाती है। तो एगमेंटेड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 होने के कारण इसका रैंक 3 होगा, और ऐसी स्थिति में हमको इन दोनों के रैंक जो है वो बराबर नहीं मिल रहे हैं, और बराबर न मिलने की स्थिति में नो सॉल्यूशन, सिस्टम इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। तो आप लिखिएगा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और कोई हल नहीं रखेगा इस स्थिति में, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये है दोस्तों कि मान लीजिए कि भाई अगर मान लो कि अल्फा पर मतलब गामा बराबर अल्फा, ठीक है, गामा बराबर क्या हो जाए अल्फा या गामा बराबर हो जाए बीटा, तो ऐसी स्थिति में ये वाला जीरो, और वैसे ही उधर डेल्टा बराबर अगर अल्फा हो जाए या डेल्टा बराबर बीटा हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये भी जीरो, ऐसी स्थिति में पूरी रो जीरो। तो ऐसी स्थिति में ए वाले टुकड़े को देखोगे तब उसका भी रैंक कितना हो जाएगा, तथा करके आप लिखेंगे तो ए का रैंक भी 2 हो जाएगा, और एगमेंटेड मैट्रिक्स को भी अगर आप देखेंगे तो उसका भी रैंक कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, किंतु एन यहाँ पे 3 है। तो क्या होगा दोस्तों बताओ, इन दोनों का रैंक बराबर है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सिस्टम है कंसिस्टेंट है अर्थात संगत है, और ये लेस देन एन है, इसका मतलब सिस्टम कितने सॉल्यूशंस रखेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रखेगा, अनंततः अनेक हल रखेगा। तो उसको आप लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर ये या ये होगा तो ये चीज ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और अगर डेल्टा एक पर अल्फा या डेल्टा एक पर बीटा होगा तो ऐसी स्थिति में ये भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपको बनाने दोस्तों सॉल्यूशन। कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो जरूर बताइएगा दोस्तों, और ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको भी समझा है। और दोस्तों इसी तरीके से आप बाकी सवालों को प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।